डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने से किया इनकार। कहा, मामले की सुनवाई में देरी के लिए सेंगर भी जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी सत्यापन को सुनिश्चित करने का चुनाव आयोग को दिया निर्देश। कहा, कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को गणना के लिए एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई पर जल्द निर्णय लेने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की निजी स्कूल शुल्क कानून को शैक्षणिक वर्ष के बीच लागू करने पर उठाए सवाल। सरकार की समीक्षा करने को कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विस्फोटक सामग्री अधिनियम से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद। परमानंद जी, आपको इस मसले से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 चलेंगे परमानंद पांडे जी के पास। हमारे विशेषज्ञ आपसे जानना चाहेंगे, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए राणा जी, इसका उद्देश्य तो यही है कि विस्फोटक पदार्थों से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे या कोई क्षति कहीं पर न पहुंचे, इस नाते इस कानून को बनाया गया है। इसके दो हिस्से, एक तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट जो है, ये बहुत पुराना एक्ट है, आज का नहीं है। ये 1908 का एक्ट है और इसके बाद जो उसमें संशोधन हुए हैं जी। ये 2008 में हुए हैं। 100 साल बाद लगभग संशोधन हुआ है, जिसमें ये सारी चीजें तैयार की गई कि उनकी नियमावली तैयार की गई कि कौन सी चीजें कैसे कहाँ आप ले जा सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बिना एक्सप्लोसिव एक्ट के आप बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसको लेकर के काफी लोगों को नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये एक्सप्लोसिव का प्रयोग न किया जाए तो बहुत सारी चीजें हो भी नहीं सकती। जैसे अगर मान लीजिए पहाड़ में या कहीं पर भी एक टनल बनाना हुआ, तो टनल बनाने के लिए तो एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। आप उसी डायनामाइट से, इसी डेटोनेटर से ही प्रयोग करके ही तभी आप वहां टनल बना सकते हैं। या बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें अगर किसी को ध्वस्त करनी हो तो उनके उसका प्रयोग करने के लिए आपको नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, तभी उन बिल्डिंगों को ध्वस्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया कि जिससे आप लोगों को कोई क्षति न पहुंचने पाए और आप उसका उपयोग करके अपने फायदे का काम कर सकते हैं। यही इस एक्ट का उद्देश्य, यही उद्देश्य रहा है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कौन से पदार्थ शामिल हैं? देखिए, इसमें खास तौर पर तो जैसे आ गए हैं कि इसमें कौन से पदार्थ शामिल हैं। जैसे डायनामाइट इसमें खास तौर पर माना जाता है कि डायनामाइट एक खास पदार्थ है जो विस्फोटक में से माना जाता है। या और भी दो एक पदार्थ ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है कि जिसके कारण आपको यह ध्यान में रखना होता है कि कहीं किसी ढंग से इसका प्रयोग ऐसे न किया जाए कि जिससे किसी को नुकसान हो जाए। लेकिन मुख्य रूप से इसमें डायनामाइट को ही रखा गया है। डायनामाइट एक ऐसा पदार्थ है जिसको कहा जाता है कि ये विस्फोटक है और जिसका उपयोग कहते हर कानून के पीछे, हर अच्छी चीज के पीछे वो कोई बुराई छिपी होती है और कोई बुरी चीज के पीछे भी कोई अच्छाई छिपी होती है।
जी। तो इसमें डायनामाइट जहां हमारे लिए बहुत सारी फायदेमंद की चीजें होती हैं, तमाम जगहों पर इसको बम भी बनाया गया है, बम से बहुत से नुकसान हुए हैं, लेकिन वो युद्ध में काम आता है, ये चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जी। और कई चीज ऐसी होती हैं कि जिसको उपयोग करने के लिए हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। हम उस सावधानी को बरत करके तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टनल बनानी हुई, टनल बनाने तो डायनामाइट का ही प्रयोग करेंगे, और डायनामाइट के प्रयोग से ही उस टनल को बना सकते हैं जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और सामान ले जाने की भी सुविधा हो सके। लेकिन वो टनल बनाते समय अगर आपने लापरवाही बरती तो वो लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाती है, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि ऐसी स्थिति हुई है। अभी हाल में ही देखा होगा आपने, उत्तराखंड में हुआ था कि टनल बनते समय कई लोग गिर गए थे। जी। लेकिन ये तो हमारे वैज्ञानिकों का काफी अच्छा प्रभाव रहा, बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने उसको डील किया कि उन सारे लोगों को जीवित बचा के निकाल लिया गया और फिर टनल बनी भी, और वो मजबूती के साथ टनल बनाई गई। जी। इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं? देखिए, इस नियम के तहत कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, इसमें तो यही सबसे जरूरी चीज है कि आप बिना ना कानूनी प्रक्रिया को पूरी किए हुए कहीं इस पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। आप ऐसा काम को तय नहीं कर सकते हैं कि जिससे कि किसी को नुकसान हो जाए, या कहीं पर आप मान लीजिए कोई सामान कोई ट्रक पे किसी वैन पर ले जा रहे हैं, तो किसी वैन पर आपको नहीं ले जाएंगे। इसके लिए खास तौर पर वो वैन चिन्हित होती है, जिस वैन पर ही आपको ले जाना पड़ेगा। और ये चीज खास इसमें ध्यान रखनी होती है कि आप रात के समय इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद ही इसका प्रयोग हो सकता है, और सूर्यास्त के बाद इसका प्रयोग आप वैन को नहीं ले कर सकते हैं। तो इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है कि आपको कब ले जाना है, कब नहीं ले जाना है, कब इसका प्रयोग करना है, और ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तभी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तभी आपके फायदे। तो ये मान्य रूप में ये मान लीजिए, खास तौर पर ये इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। ये इसके लिए पूरी तरह से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, तभी जाकर के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि तमाम आतंकवादी शक्तियां जो है वो आपको डायनामाइट का प्रयोग करके और ले जा करके कहीं बम बना करके किसी को मार दे। तो जी। ऐसा कई बार घटनाएं हुई हैं। ये आप बॉम्बे ब्लास्ट के दौरान आप देखिए, वहां पर घटना हुई कि वहां पर कई लोगों के करीब एक बार में थे 257 लोग मारे गए, एक बार 189 लोग मारे गए। जी। तो ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका प्रयोग होता है, जिससे रोकने के लिए इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि आप कब ले जा सकते हैं, इसका संचालन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्यकता क्या है? देखिए, बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति इसको नहीं ले जा सकता है। इसके लिए लाइसेंस ग्रांट करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लाइसेंस ग्रांट करती है। इसके लिए आपको लाइसेंस ग्रांट जब किया जाता है तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वरना प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी बंदरगाह से आपको सामान ले आना हुआ, दिल्ली ले आना हुआ, या देहरादून ले जाना हुआ, या लखनऊ ले जाना हुआ, या गुवाहाटी ले जाना हुआ, तो आपको इसका पूरे पीछे लाइसेंस लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। और आपका लाइसेंस नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं और लेके नहीं जा सकते हैं, वो अवैध होगा। और उस अवैध के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। आपको बता दें, हमारे यहाँ इस कानून में सबसे ज्यादा सख्त कानून की बात है कि आपको सीईसी, चीफ एक्सप्लोसिव कमिश्नर से आपको इसकी जानकारी, इसके बारे में लाइसेंस लेना पड़ता है। वो जब लाइसेंस देगा तभी आप इसको लेके जा सकते हैं, अन्यथा इसको आप लेके कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखने की बात है। अब कौन देता है, ये क्यों देता है, उसके पीछे कारण होता है। कारण होता है कि आप किसके लिए प्रयोग करने के लिए ले जा रहे हैं, कहाँ प्रयोग करेंगे इस चीज को, और कैसे प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग करने की विधि के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देनी होती है, तभी जाकर के आप इसको लाइसेंस मिल सकता है, अन्यथा लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस मिलना बहुत कठिन होता है।
आदमी अवैध गतिविधियों में पाया जाता है तो इसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। कोई ऐसा करार नहीं है कि कोई आसानी से छूट जाए। इसमें पकड़े जाने पर आदमी को बहुत ही कड़ा दंड देना पड़ता है और उसकी जमानत तक नहीं होती है। इसमें 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास और आजीवन कारावास से कई बार ऐसा है कि डेथ पेनल्टी माने डेथ सेंटेंस भी उसको मिल सकता है, उसकी मौत की सजा भी उसको दी जा सकती है और कई बार ऐसा हुआ है इस देश में कि मौत की सजा भी मिली है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के लिए क्या दंड है, मतलब इससे अगर कोई विस्तार में हाँ, आप हमें आपने देखिए ये दंड की बात जहां तक बात बताई तो देखिए इसके लिए दंड तो ये है कि मान लीजिए एक दंड आपको मैंने अभी बताया ना कि बॉम्बे में याकूब मेनन नाम का एक व्यक्ति था जिसको पकड़ा गया था और उसने बम विस्फोट किया था और बम में डायनामाइट का प्रयोग किया था और जिसमें 259 लोग मारे गए थे। जी उसके खिलाफ मुकदमा चला और मुकदमा चलने पर उसको फांसी की सजा हुई। ऐसे ही बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस हुआ था। बॉम्बे की 7 ट्रेनों में बम ब्लास्ट किया गया था, माने वहां पर ये इसी तरह का सब्सटेंस का प्रयोग करके बम बना करके और ट्रेनों को उड़ा दिया गया था जिसमें 159 लोग मारे गए और जी उसमें भी 2 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। तो जिनके कारण ऐसा एहतसाम का नाम का था और एहतसाम कुरैशी नाम का था और फैसल नाम का एक आतंकवादी था। दोनों को पकड़ा गया था और दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने एक को नहीं, उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। इसी नाते इसमें इस दंड प्रावधान में ये रखा हुआ है कि कई बार 10 साल तक की सजा तो मिनिमम है एक तरह से, लेकिन अगर उसके कारण उनकी गतिविधि के कारण किसी की मौत हो जाती है तो उनको भी मौत की सजा मिलती है। ऐसा इस नियम के अंदर है। इतनी कड़ाई है इस, मैंने कहा ना शुरू में ही कहा था कि इस नियम के तहत इतना ये स्ट्रिंजेंट लॉ है कि इनमें आप कोई भी गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर आपको बहुत ही कड़ी सजा के दौर से गुजरना पड़ता है। जी, विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी के पास और आपसे जानेंगे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत जांच और परीक्षण की क्या प्रक्रिया है। जांच और परीक्षण की प्रक्रिया का तो जैसे इसके लिए आपको पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पेसो बोलते हैं वो उसकी जांच करते हैं और उसके परीक्षण करते हैं। वही उस चीज की जांच करके आपको बताते हैं कि इसका कब उपयोग किया जा सकता है और कहाँ उपयोग किया जा सकता है, कितना इसका इंटेंसिटी है और कितना इंटेंसिटी नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसके अंदर में काम करते हैं क्या, सीईसी चीफ एक्सप्लोसिव कमिश्नर ये जांच करके इस चीज को बताते हैं कि कहाँ आपने इसका ठीक से उपयोग किया है, कहाँ नहीं किया है, कब इसका उपयोग किया जा सकता है, कब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये वही जांच करके तभी बताते हैं जो उसमें जांच और परीक्षण उनके क्रम में दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि बिना जांच के या बिना परीक्षण के कोई व्यक्ति ले जाए और कोई इसका काम उपयोग करने लगे, नहीं। अगर ऐसा है तो वो अवैध है और अवैध, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसा अवैध काम करने के लिए जो इलीगल काम करते हैं उनको बहुत ही कड़े सजा का प्रावधान रखा गया है। इस नाते इसमें सबसे जरूरी चीज है कि सरकार द्वारा नियुक्त जो पेशो है वो इस चीज की जांच करेगा, वही परीक्षण करेगा और तभी आपको अनुमति देगा कि इसका प्रयोग कब किया जाए। सामान्य तौर पर इसका प्रयोग इंडिविजुअल के लिए नहीं, व्यक्तिगत प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं होता है। इसका उपयोग केवल सरकारी एजेंसीज के द्वारा ही किया जा सकता है, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर प्राइवेट के लिए मान लीजिए किया गया, कोई संस्था ने किया है तो भी उसको जांच कराना जरूरी होता है और वही इसका लाइसेंस देते हैं। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विस्फोटक पदार्थों के परिवहन के लिए क्या नियम है। देखिए परिवहन के लिए तो यह है कि अगर आप कोई विस्फोटक पदार्थ लेके जा रहे हैं, जैसे किसी बंदरगाह से, हिंदुस्तान में कुछ 6-7-8 बंदरगाह रखे गए हैं जहां पर कि आप वहां से ले जा सकते हैं विस्फोटक पदार्थों और सबसे जगह से नहीं कर सकते हैं। उन्हीं बंदरगाहों से ही आप ले जा सकते हैं और किसी अन्य बंदरगाह से इसका नहीं कर सकते हैं।
या जैसे एविएशन का हुआ, तो कुछ कुछ ऐसे जो हवाई अड्डे हैं जिन हवाई अड्डों से ही इसका आप परिचालन कर सकते हैं, बाकी से आप इसको नहीं ले जा सकते। इसके लिए खास नियम है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए वैन है, एक प्रेस्क्राइब्ड वैन है जिसमें लेकर के उस सामान को ले जाया जा सकता है, तो उसके पीछे साफ साफ ये लिखा रहेगा कि इसमें विस्फोटक पदार्थ है और इससे आप बचत रहें। और सबसे जरूरी चीज होती है कि आप इसको रिहायशी इलाके से नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे जहां पर इनहेबिटेंट्स, जहां पर लोग रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके से इनको आप नहीं ले जा सकते हैं। इसको खाली स्थान से ही ले जाया जा सकता है। और एक दूरी बता करके कि मान लीजिए सामने ट्रक चल रही है या कोई बस चल रही है और कोई चीज, तो उसके पीछे हाथ बजाते हुए ये बताया जाता है कि इसमें विस्फोटक पदार्थ है, और तभी आप उसको लेके जा सकते हैं। उस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है, लाल अक्षरों में दिया जाता है कि इसमें एक खतरनाक डेंजरस सामग्री है और जिससे आप बच के दूर रहें, तभी जाकर के इसका परिचालन किया जा सकता है। इसी के आधार पर इसको ले जाया जा सकता है। ये सबसे जरूरी चीज होती है कि आप इसका परिचालन तभी कर सकते हैं जब इसके लिए आपको परमिशन मिली हो। आप सेफ डिस्टेंस बना करके चल सकते हैं और किसी रिहायशी इलाके से नहीं बल्कि उससे दूर ले जा चल सकते हैं। इसका सबसे जरूरी चीज है, जैसे आप इसको कहीं रखना चाहें तो रखने के लिए कहाँ रख देंगे? किसी के घर में ले जाके तो आप नहीं रख सकते हैं। किसी ने ऐसा है कि किसी ने अपने घर में रख लिया है तो उस व्यक्ति को उतनी ही सजा मिलती है जितनी इस कार्य को करने वाले को होती है, क्योंकि वो एक एबेटर हुआ। एबेटर मतलब उसने उसको उकसाया, ऐसे काम करने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। वो उतना ही दंड का अधिकारी और भागी होता है जितना कि उस व्यक्ति ने उसको कार्य रूप में परिणत किया है। तो ये चीज खास तौर पर ध्यान रखने होते हैं कि इसको आप ऐसे किसी तरह से नहीं ले सकते कि सामान्य सब्जी की तरह से या गेहूं या राशन चावल की तरह से आप इसका प्रयोग कर दें। नहीं, आपको इसका प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से परमिशन लेनी पड़ती है और तभी आप उसको लेके जाएंगे और पूरी सुरक्षा बरतनी पड़ती है। ध्यान देना पड़ता है कि कितनी दूरी से और किससे हम लेके जा रहे हैं, इस चीज को आगाह करना पड़ता है लोगों को। जी, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विस्फोटक पदार्थों के भंडारण के लिए क्या क्या नियम है? हाँ, भंडारण के नियम वही है जो, जैसे कि अगर आप ले आने में इतने मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, अलर्टनेस रहनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसके भंडारण के लिए अब आप कहीं ऐसे रिहायशी इलाके में आप इसका भंडारण नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं कि ले गए और किसी गोडाउन में ले जा करके उसको रख दिया। और गोडाउन में ऐसा तो नहीं है कि ये सामान्य सा गोडाउन है कि जिसमें आप ले जाकर रख सकते। वहां पर आपका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा और उसके आसपास कोई रिहायशी बस्ती ना हो, कोई रिहायशी इलाका ना हो, इस चीज का ध्यान है। और सबसे जरूरी चीज होती है कि वहां उस इलाके के आसपास कुछ दूरी पर कोई ना तो सिगरेट पी सकता है, ना बीड़ी पी सकता है, ना किसी ऐसी चीज का जैसे खाना बनाने के लिए स्टोव का प्रयोग करता है, न गैस का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि इससे अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कहीं न कोई कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई तो इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। उसमें कितने लोगों की जान चली जाएगी और कितने लोग मारे जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी नाते इसके भंडारण के लिए खास तौर पर यह ध्यान रखा जाता है कि उसके आसपास कहीं अग्नि के कोई एक कण भी नहीं दिखाई दे, उसकी स्पेक्स भी नहीं दे, कोई स्पार्क भी, चिंगारी भी नहीं दिखाई दे, और कोई न तो सिगरेट पी सकता है और ना कोई वहां खाना बना सकता है, ना कोई उसके आसपास में रह सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है और रिहायशी इलाके में तो कतई इसका भंडारण नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।